हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आरएम अकेडमी में। तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं दोस्तों, जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से और उसको प्रयास करते हैं कि सारे के सारे क्वेश्चन एक ही बार में याद हो जाएं। ठीक है। और यहाँ से जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, ये एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोई भी परीक्षा हो। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों इतना अच्छा मैं आपको दे रहा हूँ, आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में है, पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर दिया गया है, गदर पार्टी की स्थापना। तो आपको पता है कि कोई भी परीक्षा हो ये हर जगह पूछा जाता है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। तो सन 1913 में हुई थी। कहाँ पर हुई थी तो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, आप खुद से क्वेश्चन पूछिए। हमने कहा था आपको याद कराएंगे, तो कैसे याद करें। गदर पार्टी की स्थापना तो हुई 1913 में, लेकिन ये कहाँ पर हुई तो सैन फ्रांसिस्को में हुई। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है तो ये है यूएसए में। कहाँ पर, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। अब बात ये आती है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने किया। तो गदर पार्टी की स्थापना तो लाला हरदयाल ने किया था। और क्वेश्चन जब डीप में बनता है दोस्तों कि इनके साथ और कौन थे, तो सोहन सिंह के द्वारा, ठीक है ना। यानी इसमें दो लोग थे, लाला हरदयाल और सोहन सिंह। लेकिन मैक्सिमम आपको किताबों में क्या मिलेगा कि लाला हरदयाल। तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में की गई। कहाँ पर, सैन फ्रांसिस्को यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। यहाँ इसमें कौन शामिल था, लाला हरदयाल और सोहन सिंह। यहाँ से इतने क्वेश्चन बनते हैं, इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला दोस्तों यहाँ से देखेंगे क्या है कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई कब हुई और किसने की, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन आपके 2021 के पेट में आया, क्या आया था कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कब चढ़ाई की गई थी, क्वेश्चन ये आया था। तो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर 1953 में चढ़ाई की गई थी, क्वेश्चन ये आया था। लेकिन अदर एग्जामों में पूछा जाता है, और भी एग्जामों में क्या कि माउंट एवरेस्ट पर पहली बार कौन कौन चढ़े थे, ठीक है, या फतेह किए थे। तो माउंट एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ने वाले कौन थे, एडमंड हिलेरी थे और शेरपा तेनसिंह थे। ये दो लोग थे पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे। अच्छा, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है तो 8848 है। कितना है भाई, 8848, कभी कभी 50 भी दे देता है। 8848 की जगह पे अब 8850 भी दे देता है, तो वो बात की बात है, लेकिन ज़्यादा सही क्या कौन सा होता है, 8848। इतनी बातें क्लियर हुई। तो पहली बार माउंट एवरेस्ट पर कब चढ़ा गया, 1953 में। कौन, शेरपा सिंह तेनजिंग और एडमंड हिलेरी। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या है दोस्तों, आगे क्वेश्चन है ब्रह्म समाज, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना, तो यहाँ से क्वेश्चन, तो यहाँ से तो आपको खुद ही पता है दोस्तों, हमको भी पता है क्या कि एग्ज़ाम में ये जान लीजिए कि यहाँ से क्वेश्चन आपके कोई भी एग्ज़ाम हो यहाँ से बनते ही बनते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और इनको जो राजा राम मोहन राय हैं, अब राजा राम मोहन, देखिए राजा राम मोहन से सिर्फ इतना क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय ने। अब क्वेश्चन कहेगा कि राजा राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दिया। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो राजा की उपाधि किसने दिया था, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। कौन दिया था भाई, अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दिया था। अच्छा, राजा राम मोहन का निधन कहाँ हुआ था, राजा राम मोहन राय का निधन जो हुआ था ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो अकबर द्वितीय ने दिया। इनका मृत्यु कहाँ पर हुआ था भाई, निधन ब्रिस्टल इंग्लैंड यानी यूके में हुआ था। अब इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। सती प्रथा का उन्मूलन का मतलब ख़त्म किया था। तो सती प्रथा का उन्मूलन कब किया था, 1828 नहीं 1829 में। कब किया था भाई, 1829 में किया था क्या, सती प्रथा का उन्मूलन। और उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, ठीक है ना। अब इनकी राजा राम मोहन राय की पत्रिका क्या है, संवाद कौमुदी। इन्होंने कौन सी पत्रिका लिखी थी, संवाद कौमुदी। कई बार एग्जामों में आया था ये क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ से मैंने कितने करा, 1 कराया, 2 कराया, 3 कराया, 4, 5 और एक क्वेश्चन बता लॉर्ड विलियम बेंटिंक, और ये 1829, यानी 6-7 क्वेश्चन आपको एक जगह से मिल रहा है। कितनी अच्छी बात है।
तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो ब्रह्म समाज से क्या हुआ, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब किया था, 1829 में। उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। इनका निधन भाई कहाँ पर हुआ था, इनका निधन ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था। इनकी पत्रिका क्या है, संवाद कौमुदी है। ठीक है भाई, इतनी बातें क्लियर हैं। आइए देखते हैं अब आगे क्वेश्चन क्या है। दोस्तों ये है कि संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में संविधान में किया गया था क्या, शिक्षा को। ठीक है ना, शिक्षा को मौलिक अधिकार में किस संविधान संशोधन से शामिल किया गया था। तो पहली बात तो मैं ये आपको ये बता देना चाहता हूँ, शिक्षा क्या है। शिक्षा भाई एक समवर्ती सूची है। एग्ज़ाम में तो यही आपको देखने को मिलता है बार बार, एक बार नहीं 1000 बार, कि शिक्षा कैसी अनुसूची में है, नहीं कौन सी सूची में है, समवर्ती सूची में है शिक्षा। ठीक है ना, और जनगणना जो है संघ सूची में है। दोनों चीज़ जानते रहना, जनगणना क्या है, संघ सूची में है, और शिक्षा क्या है, समवर्ती सूची में है, जानते रहिएगा। अब यहाँ से देखिए कि शिक्षा को मौलिक अधिकार में कब जोड़ा गया था। तो शिक्षा का जो अधिकार है, शिक्षा को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था अनुच्छेद 21 के ए में। बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है शिक्षा को मौलिक अधिकार में। मौलिक अधिकार वैसे बात करें तो मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया भाई, अमेरिका से लिया गया है। अनुच्छेद 12 से लेकर कहाँ तक है, 35 तक है, और इन दोनों के बीच में कुल मिलाकर 24 अनुच्छेद हैं। तो पता चला मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, इसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हैं। ठीक है, और जिसमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 24 अनुच्छेद इसके बीच में बनते हैं। और ये देखिए कि अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा को जोड़ा गया था। शिक्षा एक क्या है, समवर्ती सूची है। शिक्षा जो है कब जोड़ा गया, कौन संविधान संशोधन द्वारा, 86वां संविधान संशोधन द्वारा 2002 में जोड़ा गया था। कब, 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था क्या, शिक्षा का अधिकार। इतनी बातें क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। इसी वक्त हम लोग ध्यान से देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। वुड का डिस्पैच, वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है, वुड का डिस्पैच शिक्षा से संबंधित है। वुड का डिस्पैच मात्र ऐसे आएगा कि इसमें शिक्षा का संबंध कौन से डिस्पैच से है। तो वुड का डिस्पैच जो है शिक्षा से संबंधित है। किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है ना, तो ये जो शिक्षा है, वुड का डिस्पैच है, किसके शासनकाल में आया था, लॉर्ड डलहौजी के समझ में आया था। इतनी बातें आपको क्लियर है। तो दो चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि क्या जो ये है वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी से, और ये शिक्षा से संबंधित है, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था। आगे देखेंगे दोस्तों, नई शिक्षा नीति। नई शिक्षा नीति कब आई, कब स्टार्ट, किसकी सिफारिश पर किया गया, नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर। क्वेश्चन डायरेक्टली आता है दोस्तों, नई शिक्षा नीति किसकी सिफारिश पर की गई, तो नई शिक्षा नीति जो है कस्तूरी रंगन की सिफारिश पर की गई थी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार आया है। क्या, यहाँ से देखेंगे आप लोग, पूछा जाता है आरटी ये राइट टू एजुकेशन। ठीक है ना, राइट टू एजुकेशन। ठीक भाई, राइट टू एजुकेशन कब आया था, तो 2009 में आया था। राइट टू एजुकेशन शिक्षा से संबंधित जो है ये कब आया था, 2009 में आया था। लेकिन इसी से संबंधित पूछा जाता है आरटीआई। तो देखिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, किसमें, आरटीआई में कंफ्यूज हो जाते हैं और आरटीए में। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही ऐसा आरटीआई जब आता है। आरटीआई क्या है दोस्तों, क्या है, ये सूचना का अधिकार है। क्या है, सूचना का अधिकार है। ये कब आया था, 2005 का है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग जानते रहिएगा। क्या, राइट टू एजुकेशन अगर पूछेगा, राइट टू एजुकेशन 2009 में आया था, लेकिन सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार 2005 में आया था। आरटीआई, इसको आरटीआई के नाम से कम जाना जाएगा, लेकिन इसको सूचना का अधिकार से नाम से ज़्यादा जाना जाता है। तो सूचना का अधिकार कब आया भाई, 2005 में। ये एक बार नहीं 1000 बार पेपर में पूछ चुका है, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको आज एक अच्छा चीज़ बताने जा रहा हूँ आज से दोस्तों। यहाँ से देखेंगे क्या, यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या भाई, कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। तो यहाँ से देखिए वायरस और बैक्टीरिया से होने वाले रोग तो हम तुमने बता दिया है। आज बताएंगे आपको हम क्या, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। देखिए प्रोटोजोआ पे क्या होता है, इसमें ट्रिक है, पापा काम पे सोते हैं। पापा काम पे
सोते हैं भाई, पापा काम पे सोते हैं, वो काम पे जाते हैं, काम नहीं करते हैं, सो जाते हैं। तो ये ट्रिक है, ठीक है ना। पापा से क्या हो जाएगा, पायरिया हो जाएगा। का से काला जार हो जाएगा। माँ से मलेरिया हो जाएगा। पे से क्या होगा, पेचिस हो जाएगा, ठीक है ना। पेचिस, पेचिस जानते हैं आप लोग क्या होता है, तो वही चीज़ है पेचिस, पेचिस, ठीक है ना। तो यानी पापा, पा से क्या हुआ, पायरिया हुआ। पा से क्या हुआ भाई, पायरिया हुआ। का से क्या हो जाएगा, काला जार हो जाएगा। माँ से मलेरिया हो जाएगा। पे से क्या हो जाएगा, पेचिस हो जाएगा। और ते से क्या होगा, निद्रा रोग, यानी सोते। सोते से क्या संबंधित होगा, सोते का मतलब निद्रा रोग। तो यहाँ से ये 4-5 क्वेश्चन, तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है हमारे एग्जाम में कि मलेरिया जो रोग होता है कैसे होता है, प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। और वो कौन सा प्रोटोजोआ होता है, प्लाज्मोडियम होता है। ये भी क्वेश्चन में आया हुआ है, कौन, प्लाज्मोडियम। कौन से प्रोटोजोआ के कारण, प्लाज्मोडियम के कारण होता है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पे हमने बताया काला जार और निद्रा रोग, ये जो पेचिस ओचिस है, ये सब सारी चीज़ें किससे होती है भाई, बैक्टीरिया, सॉरी यहाँ पर प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। आगे चलते हैं, जीएस के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से आगे देखेंगे यहाँ पे क्या है, मलेरिया। मलेरिया से मैं स्पेशल बात कर लूँ। मलेरिया अभी मैंने बताया, मलेरिया क्या है, प्रोटोजोआ से होता है रोग। प्रोटोजोआ में कौन सा प्रोटोजोआ पाया जाता है, प्लाज्मोडियम पाया जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया है, ठीक है, ठीक से यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। मलेरिया जो रोग है कौन से प्रोटोजोआ से होता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा तो प्लाज्मोडियम, ठीक है ना, प्रोटोजोआ से। अब इसकी खोज किसने किया था, मलेरिया है भाई, किसी को हो गया था मलेरिया, तो मलेरिया की खोज किसने किया कि यार तुम्हें तो मलेरिया हुआ है, ये कौन बताया था, रोनाल्ड रास ने। रोनाल्ड रास ने बताया, अरे भाई तुम्हारे तो मलेरिया हो गया है। तो बोला मलेरिया क्या होता है, तो वो बताया भाई प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से होता है। तो ये क्या, कौन सा बताया था, रोनाल्ड रास ने बताया। अच्छा, तो रोनाल्ड रास ने जब बताया कि भाई तुम्हें मलेरिया हुआ है, तो वो व्यक्ति डर गया और पूछा कि भाई ये ठीक कैसे होगा। तो उसने कहा भाई कुनैन की छाल जो होती है ना, कुनैन जानते हैं, सिनकोना की वृक्ष से मिलता है। किससे मिलता है, कुनैन की जो छाल होती है, जैसे पेड़ पौधे के ऊपर की जो लकड़ी होती है छाल, उसी सिनकोना की वृक्ष से प्राप्त किया जाता है कुनैन। बोला कुनैन की छाल से ले आओ, ठीक हो जाओगे। कहा ठीक है। तो अब मलेरिया जो है ये किसको प्रभावित करता है, तो बोला अगर इसको आप ठीक नहीं कराएंगे तो ये ऐसे आरबीसी की क्या हो जाएगी, प्रभावित करेगी, कमी हो जाएगी। लाल रक्त रुधिराण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे तुम्हें क्या होगा, चक्कर आएगा या दिक्कत होगी। अच्छा, इतनी बात मलेरिया से संबंधित हमने बताया, प्लाज्मोडियम से होगा। रोनाल्ड रास ने इसको खोज किया था, कहा कि सिनकोना की छाल यानी वृक्ष से प्राप्त कर लो कुनैन। आरबीसी क्या है, आरबीसी क्या है, इस रोग से क्या होता है, प्रभावित होता है, ये किससे, मलेरिया से। अच्छा, आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या बात करेंगे हम लोग, क्या बात करने वाले हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो एनी बेसेंट है। कौन है भाई, एनी बेसेंट है। चलिए, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, क्या बताया हमने आपको कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो 2 क्वेश्चन मैं आज ऐसे बताऊंगा जो आपको ज़िंदगी भर डाउट रहता है, उसको आज हम आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है, डाउट्स को। क्या भाई, क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट थी। और इनकी पत्रिका क्या है, पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ जो है किसकी पत्रिका है, तो एनी बेसेंट की है। अच्छा, कॉमनवेल्थ जो है एनी बेसेंट की पत्रिका है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और ये जो है कि जो भारतीय महिला राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो अगर देखेंगे तो ये स्थापना का मतलब 1916 में क्या हुआ था, होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, ठीक है, इन्हीं से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको बता दिया था। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कब बनी थी, तो 1916 में बनी थी, इसलिए इसको भी मैंने लिख दिया हूँ यहाँ पे कि 1916 में एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। कौन कौन थे भाई अध्यक्षता करने में, एनी बेसेंट थे और बाल गंगाधर तिलक, 2 लोग थे, बाल गंगाधर तिलक थे और कौन थे भाई, एनी बेसेंट, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक और कौन थे, एनी बेसेंट। यहाँ पे देखिए एनी बेसेंट है और कौन है, बाल गंगाधर तिलक हैं, तो 2 लोग हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं क्या, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट है, इनकी पत्रिका कॉमनवेल्थ है और स्थापना कब हुआ था, 1916 में।
और 1916 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, एनी बेसेंट। उसके साथ कौन थे, बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है ना। और वो कौन सा लीग की स्थापना थी, होम रूल लीग की स्थापना। इतनी बातें क्लियर। आइए ध्यान समझना, यहाँ पर दिया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष था एनी बेसेंट, लेकिन यहाँ पर नोट में देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, यहाँ पे सिर्फ पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कर दिया है। ध्यान से देखिए, अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो सरोजिनी नायडू होंगी। कौन, सरोजिनी नायडू। और यहाँ पर सिर्फ कहेगा कि राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कहेगा, नॉर्मली उसमें भारतीय नहीं लगाएगा, तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग में लगाएगा, लेकिन यहाँ पे पहली महिला भारतीय नहीं ऐसा कहेगा तो सरोजिनी नायडू होगी। अगर वैसे कह देगा तो एनी बेसेंट होंगे। दोनों को क्लियर। चलिए यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा मैं और बस समझाना चाहता हूँ। क्या, यहाँ से देखिए आप लोग, क्या भाई, यहाँ से देखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, सरोजिनी नायडू। और सरोजिनी नायडू कहाँ की हैं, उत्तर प्रदेश की, यूपी की हैं। और ये सरोजिनी नायडू ने कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब की थी, 1925 में की थी। कब, 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। और कौन सा अधिवेशन में, कानपुर अधिवेशन में, ठीक है ना। कानपुर अधिवेशन में भारतीय कौन, सरोजिनी नायडू ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे। ये क्या है दोस्तों, जलधाराएँ, ठीक है, जलधाराएँ हैं, देख लेंगे थोड़ा सा। तो ये जलधाराएँ जो हैं दोस्तों, कोई जलधारा गर्म होती है, कोई ठंडी होती है। तो मैं एक चीज़ बता दूं यहाँ से, गल्फ स्ट्रीम क्या है, गर्म जलधारा है। अल नीनो भी क्या है, गर्म है। लैब्राडोर और लालिनो, ठीक है, लैब्राडोर और लालिनो क्या है, ठंडी जलधारा है। गल्फ स्ट्रीम और अल नीनो क्या है, गर्म जलधारा है। बातें क्लियर। इसको याद करने वाली चीज़ है, याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, तमिलनाडु में जो वर्षा होती है, आपको सबको पता है कुछ ऐसे राज्य बनते हैं, ऐसे वो नीचे का साइड, तो यहाँ पे आपका केरल हो जाएगा, इस साइड जो होगा तमिलनाडु होगा, ठीक है। तो ये जो है तमिलनाडु, तो तमिलनाडु में जो वर्षा होती है वो कैसा होता है, इधर से उत्तर पूर्व का जो मानसून आता है दोस्तों, ऐसे होता है ना, उत्तर पूर्व का जो मानसून होता है वो आता है तमिलनाडु में, वर्षा करके चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तमिलनाडु में वर्षा होती है, उत्तर पूर्व में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के द्वारा, और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये वर्षा होती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ से देखिए दोस्तों, काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रुस, ठीक है। काकेकस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है, माउंट एल्ब्रुस है। ये कहाँ पर है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर। आगे देखते हैं, आगे क्या है दोस्तों, यहाँ से देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या है दोस्तों, यहाँ से सबसे ऊंची चोटी हो गई थी, हाँ। तो यहाँ से देखिए सबसे ऊंची चोटी, ठीक है, मैं थोड़ा सा बात कर दे रहा हूँ। सबसे ऊंची चोटी में थोड़ा सा क्या क्या आते हैं उसको भी पॉइंट बता दे रहा हूँ। अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। हर जगह अलग अलग सबसे ऊंची चोटी होती है। तो अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो तंजानिया में है। कहाँ पे है, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता भाई कि क्या अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची जो चोटी है कहाँ पर है, तो तंजानिया में, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इसलिए तंजानिया सामने लिख दिया हूँ, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है, वो भी किस पर्वत पर है, राकीज पर्वत पर है। किस पर, राकीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्बर्ट, ठीक है ना। चलिए इतनी बातें क्लियर हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ से अंटार्कटिका से संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। यहाँ से अंटार्कटिका से आज हम बात करेंगे क्या कि अंटार्कटिका एक महाद्वीप है, ठीक है, एक महाद्वीप है। तो यहाँ से देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई, सबसे ऊंची चोटी है क्या, अंटार्कटिका की माउंट विल्सन मैसिफ है, ठीक है। माउंट विल्सन मैसिफ है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। अच्छा, इसमें 3 हैं क्या है भाई, दक्षिण गंगोत्री है, भारतीय है और मैत्री हैं। ये सब सारे अनुसंधान हैं वहाँ पर हैं जो काम कर रहे हैं वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से, तो दक्षिण अंटार्कटिका में स्थापित किए गए हैं। तो कौन कौन से हैं, क्वेश्चन में डायरेक्टली आता है, इनमें से कौन नहीं है, 3 रहते हैं, एक नहीं रहता है, या इसमें ये पूछा जाता है कौन काम कर रहा है कौन नहीं काम कर रहा है। तो दक्षिण गंगोत्री है, भारतीय है, मैत्री है,
ठीक है। दक्षिण गंगोत्री क्या है, भारतीय मैत्री 3 लोग हैं, तो दक्षिण गंगोत्री अब काम नहीं करती है, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा गया है काम नहीं कर रहा है, यानी अब ये स्टेशन जैसे हम 3 स्टेशन खोल दें और जो कि 2 स्टेशन पर काम हो, एक स्टेशन वैसे बंद पड़ा हो, उस पर हम ज़्यादा वर्क ना करें, तो वही चीज़ है कि एक प्रकार से वहाँ पे जो वैज्ञानिक लोग रहते हैं, रिसर्च करते हैं, दक्षिण गंगोत्री इस समय काम वो बंद है, ठीक है। इस समय चालू कौन कौन सा है, स्टार्ट कौन कौन सा है, काम कौन कौन से कर रहे हैं, भारतीय और मैत्री काम कर रहे हैं। तो इतनी बातें क्लियर। तो दोस्तों ये थे हमने आपके जीएस के क्वेश्चन कराए थे जितने भी थे दोस्तों। अगर हमारा ये जो वीडियो है पसंद आई हो, ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।